मामले में अपडेट ये है कि एक तो विपक्ष ने ये तय कर लिया है उनकी रणनीति क्या होगी, खुलकर सभी इसके खिलाफ में वोट करेंगे, सभी अपने वक्ता तय करेंगे। लेकिन ऐसे ही एक वक्ता जो कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सुधांशु जी, पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है और वक्फ संशोधन बिल एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आप देश में कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई जहां पर कुछ मुस्लिम ईद भी मनाने गए तो काली पट्टी बांधकर। जो आशंकाएं हैं वो एक एक करके आपके सामने रखती हूँ, आप जवाब दीजिए, आप बताइए कि हाँ ये ऐसा नहीं है या है। सबसे बड़ी जो आशंका लोगों के मन में है वो ये है कि सरकार वक्फ की जमीनों को उनसे छीनना चाहती है। सरकार वक्फ बाय यूजर खत्म करके जो अभी तक उनके हिस्से में था वो सब उनसे लेना चाहती है। इस पर क्या जवाब? देखिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि जितने भी मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इको हो रहा है, जरा उसको ठीक करवा दीजिएगा, जैसे मस्जिद कमेटी है, इमामबाड़े की कमेटी है, कब्रिस्तान की कमेटी है, उनके अधिकारों और उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा, वो कमेटी जिसको चाहेगी वही रहेगा। किसी प्रकार का कोई उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता है। ये केवल वो है कि जो जमीनें दान दी गई हैं और उसमें भी जो रजिस्टर्ड लैंड हैं, यानी जो क्लियर कट वक्फ बोर्ड के पास है, उस जमीन के स्टेटस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल वो जिनके के लिए विवाद है, जैसे उदाहरण के लिए सूरत नगर निगम की बिल्डिंग के ऊपर दावा कर रखा है, जो अनसेटल्ड है, वो अब नई प्रक्रिया के तहत होंगे, या कोई पार्लियामेंट पे दावा कर रखा है किसी ने, यदि अभी टेक्निकली नहीं किया है, तो वो उसके आधार के ऊपर सेटल्ड होंगे। तो बॉटम लाइन बहुत क्लियर है, किसी भी मुस्लिम रिलीजियस संस्था के अंदर कोई दूसरा सरकारी सदस्य नहीं आ रहा है, जैसे मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान। और दूसरा, जो उनकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, यानी जो उन्होंने क्लियर कट लेके अपने नाम में रजिस्ट्री करा ली है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह भविष्य के लिए बनाया जा रहा है कि जो वाद विवाद करने का प्रयास किया जाता था, जो कहीं ना कहीं अव्यवस्था क्रिएट हो रही थी। सिर्फ एक उदाहरण जिससे आपके लाखों दर्शक समझ सकते हैं कि 9,60,000 एकड़ जमीन हो और उससे कुल लाभ जो हो वो 166 करोड़ रुपए हो, और एक अकेले राम मंदिर से 3,000 कुछ सौ करोड़ रुपए का लाभ हो और 500-600 करोड़ रुपए का टैक्स पे कर दिया जाए, और यहाँ कुल आमदनी 163। जो भी देख रहा सांसद महोदय, थोड़ा दिमाग पे आमदनी जोर कैसे डालेगा, बढ़ेगी, उसका ये क्या कैसे रोडमैप है संशोधन में? हम मानते हैं, और ये सच्चर कमेटी ने भी कहा कि आज अगर प्रॉफिट ठीक से 10% भी हो जाए तो 12,000 करोड़, जो कि अभी 1.25 करोड़ के करीब सिर्फ कमाई हो रही है, वो 12,000 करोड़ हो सकती है। ये तब उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा था। लेकिन कहाँ है रोडमैप, कहाँ है? आमदनी कैसे बढ़ेगी, क्या कीजिएगा? हाँ, रोड मैप बता रहा हूं। देखिए, पहली बात, अब जो भी प्रॉपर्टी होगी उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। नंबर 2, आपके जो भी सदस्य होंगे उनकी एक नियमित प्रक्रिया होगी और वो आपको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। तो अभी जो अंजना जी गोलमाल हो जाता था कि कोई जमीन किसी प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी, न किसी को ये पता है कि इस पे मालिकाना हक किसका था, न जो साइन करने वाला वो एथोराइज था या नहीं था, वो उससे पहले प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्टर्ड थी भी या नहीं थी, ये तो पता नहीं। वक्फ बोर्ड से लेके उसने अपने नाम रजिस्टर करवा ली और उससे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से पैसे कमा रहा है, और इधर वक्फ बोर्ड के नाम पे कुछ हजार रुपए के या 1-2-4 लाख रुपए आ रहे हैं। ये खेल अब खत्म हो जाएगा। रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी, जो उस बोर्ड के सदस्य होंगे या उस ट्रस्ट के सदस्य होंगे सबके नाम ऑफिशियल होंगे, तो पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होगी। अब किसी के लिए संभव नहीं रहेगा कि अपने चेहरे पर नकाब रख के प्रॉपर्टी जो दी गई है दान करने के हिसाब से, यानी किसी ने दी है मजहबी अकीदे के साथ सवाब से, यानी मैं हिंदी में कहूं किसी ने धार्मिक भावना से दिया हुआ है पुण्य लाभ करने के लिए, और उससे कमाई की जाए व्यावसायिक, यह रास्ता बंद हो जाएगा। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है सीधा सुधांशु जी के लिए, तो मैं आकर वो सवाल आपसे पूछ लूंगी, आप उनसे सीधा पूछिएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ मेहमान हैं और मुझे लगता है कि उनका भी जो सवाल है, मौलाना अंसार रजा साहब, वो कह रहे हैं, देखिए सरकार बेहतरी के लिए, और भ्रष्टाचार का मामला तो आप ही पिछले शो में मान के चाह चुके हैं, आपने खुद ही कह दिया कि हाँ भ्रष्टाचार तो है। अब ऐसे में कोई तो संशोधन लाएगा ना। इसको ये कहना कि ये सिर्फ इसलिए कि मुस्लिमों की जमीन हड़पनी है, वो उसको रिफ्यूट कर रहे हैं, आपको इस पर क्या लगता है? देखिए अंजना जी, मसला ये है कि भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है।
क्या ये श्योरिटी देंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान के एयरपोर्ट भारत के लोगों के टैक्स से बने और अडानी को नहीं बेचे गए, क्या बाद में जाकर के वक्फ की ज़मीन का यही हाल तो नहीं होगा? ये श्योरिटी देगा कौन? और फिर ये कोई लिखित में तो दे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा साहब वो तो टीवी पे बोला था मैंने, जो चीज़ें पार्लियामेंट में बोली गई वो बाहर आकर के नकार दी गई, तो कैसे भरोसा करे? शक यहाँ हो रहा है। नियत पर जो आपका है, प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में कर कौन रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए, क्योंकि सड़क पर हमारा- तो मुस्लिम समुदाय निकल रहा है। देखिए सड़क पे मुस्लिम समुदाय ही निकलेगा क्योंकि उनके साथ धोखा होने वाला है। वो कौन इसलिए धोखा कर निकलेगा। रहा है? कौन धोखा कर रहा है? बीजेपी सरकार कर रही है। अच्छा। ये कल पता चल जाएगा। और एक अरे। बात बता दूं आपसे, ये जो 2-3 लोग टोपी पहन करके घूम रहे हैं ना, कौन लोग? बिहार से आते हैं, आंध्रा से आते हैं, इन सबको टोपी पहनाई जाएगी कल। कौन कौन? नाम देने से डरते नहीं नहीं, कब मैं डर नहीं रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये सब जो टोपी पहनाई जा रही है ना, कल ये सब टोपी पहनेंगे। ये टोपी के खेल में ही आप यही लोग वोट खेल हो बैंक रहा है, बनाते टोपी का हैं। जो तस्लीम खेल हो रहा रहमानी है। साहब, कौन टोपी किसको पहना रहा है? इसके बाद आ रही हूँ, इसका जवाब ये दीजिएगा टोपी सुधांशु। वोपी का मसला है, ये लोग टोपी के वाले लोग जाने, मैं तो बेटोपी का आदमी हूँ, पेंदा मगर मजबूत है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सीधे पूछना चाहता हूँ, सुधांशु जी ने जो कुछ फरमाया अभी वक्फ के ताल्लुक से, आपका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहना चाहते हैं कि आप डिजिटलाइज कर रहे हैं और हर चीज़ वो डिजिटलाइज होके ऑनलाइन होगी, हाँ। ऑन रिकॉर्ड होगी, तो बहुत चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। इट्स ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड। और आप डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तभी इतने सारे स्टैटिस्टिक्स अंजना जी यहाँ टेलीविजन पे दे पा रही हैं। वक्फ के सर्वे 10 बार हो चुके हैं। सवाल ये है कि आपने आज जो प्रॉपर्टीज वक्फ की कब्जे में है, मुसलमानों के माफिया के कब्जे में भी हैं, मुस्लिम माफिया के कब्जे में बड़ी तादाद में खुद भी वक्फ कह रहे हैं। जमीनें हाँ, हैं। बिल्कुल, खुद भी मैं कह रहे ना मुझे कोई इसको ऐतराज- कौन रोकेगा? मैं अपनी कमी का अपने कीड़े पहले खुद गिनूंगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे सरकारों के कब्जे में है। दिल्ली में 350 प्रॉपर्टीज हैं जो कब्जे में है, 350 प्रॉपर्टीज हैं जो सरकारों के कब्जे में हैं। क्या आपके उस डिजिटलाइजेशन के बावजूद आपने वो कब्जा छुड़वा लिया? आपकी सरकार दिल्ली में ना हो लेकिन सेंटर में हो, हाई कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं कि ये हैंड ओवर कीजिए। 14 एकड़ जमीन रिंग रोड पर शीला दीक्षित साहिबा ने अपने चेयरमैन हारून सुधांशु जी, यूसुफ के जवाब जरिए दीजिए। अब जवाब कब्जा सुनिए, करवाई जवाब सुनिए, और wait for उसके it. पेपर्स गायब हो गए। अब सुधांशु आप जी, उसको कैसे कह रहे पहले से डिजिटलाइज हो कराएंगे? चुका है, तो आप लोग क्या करेंगे? दोनों बातें बता रहे हैं। तस्लीम रहमानी साहब की पहली तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उन्होंने कितनी साफगोई से बात कही कि मुस्लिम माफिया के कब्जे में भी है। तो अब बिल्कुल बात साफ हो गई कि किसी भी प्रकार के माफिया के कब्जे में अगर कौन सी जमीन है तस्लीम रहमानी साहब, जो सवाब के लिए दी गई है, ये एक नॉर्मल जमीन नहीं है जो किसी ने धार्मिक भावना से दी है, तो समझिए उसके लिए कितना बड़ा वो हो गया। अब आ रहा हूं डिजिटाइजेशन पे। जनाब, सिर्फ डिजिटाइजेशन नहीं था, रजिस्ट्रेशन के साथ डिजिटाइजेशन करके उसको वेबसाइट पे लगना था। अभी तो डिजिटाइजेशन इस बात का है कि ये जमीन के ऊपर इनका दावा है, पर उस दावे की क्लैरिटी हो गई, मालिकाना हक साफ हो जाएगा, बोर्ड के मेंबरों की तादाद एकदम साफ हो जाएगी। है अंजना जी ने आपसे जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि वक्फ को यूटिलिटीज और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए बिल में प्रोविजन क्या है, वो तो बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूं। जब वक्फ की मेंबर जमीन कौन को होंगे इसके? कोई माफिया को बेच नहीं पाएगा, सुनिए जनाब, जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी वक्फ की जमीन को कोई बेच नहीं पाएगा, तो मानी हुई बात है कि तब इसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, यूटिलाइजेशन अपने आप लीगली होगा। जो आपके रूल्स और बाइलॉज में होगा कि इस काम के लिए जमीन दी गई है, उस काम के बाहर कोई यूज नहीं कर पाएगा। इसको अगर हम कानूनी जामा पहना रहे हैं तो क्या गलती है? अब मैं मौलाना साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए साहब, शक और शुबह जानते क्यों है? क्योंकि आप लोग भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। अभी मौलाना साहब ने क्या बोला, कौन सी गारंटी ऐसी है कि एयरपोर्ट, सरकार का एयरपोर्ट अडानी को नहीं दे दिया जाएगा? मौलाना साहब जरा गौर फरमाइए, हमारी सरकार आने से पहले एयरपोर्ट सरकार का नहीं था, वो जीएमआर कंपनी का था और जीवीके कंपनी का था, और उन लोगों ने डेवलप किया था। और उसके बाद एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किया। की जमीन कर रहे हैं कि सरकार का एयरपोर्ट था और दे दिया गया। सुधांशु यही मैं जी, कर रहा। क्या बात, क्या बताइए, जीएमआर का एयरपोर्ट था कि नहीं?
जीवीके का एयरपोर्ट था कि नहीं बॉम्बे का? बताइए, सरासर झूठ एक मत बोलिए सेकंड, साहब। एक सेकंड, सर। 2010 में जीएमआर का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया था। एक इसलिए ही झूठ एयरपोर्ट मत ना बोलिए, दिल्ली यही का, मैं कह रहा और हूं। बाकी हिंदुस्तान और के शक एयरपोर्ट के किसको ऊपर दिए पूरी गए? बात कर लूं। रातों रात नाम बदल दिए गए सर सर। दिल्ली बॉम्बे दोनों का बता रहा हूँ साहब। रातों रात नाम बदल दिए गए लखनऊ एयरपोर्ट का। भाई आप क्या, अब देखिए बीच में मत रातों बोलिए। रात जिस नियम के तहत 2010 में एयरपोर्ट दिए गए उसी नियम के तहत दिए। अब देखिए गलत फैक्ट आया और आप बीच में बोलने नियम लगे। तो आप ही बनाएंगे गलत सर। फैक्ट आया और आप बीच में बोलने वक्फ लगे। भी ऐसे ही जल्दी नियम आपको बनाएंगे लगा आप कि साहब वक्फ के अब आपने जो वक्फ टोपी नियम भी ऐसे ही पहनाने की बनाएंगे कोशिश की थी, कि वो सब कुछ टोपी आपके नहीं हाथ में पहन रहे। पाए। अच्छा, मेंबर कहां से लाएंगे आप इसके? मेंबर कहां से लाएंगे? ना 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 ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं। मैंने तो आपको यही जब, अरे भाई फिर बीच में बोल रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा ना, एयरपोर्ट जिसको दिया गया उस कंपनी ने दूसरी कंपनी को दिया, इसमें सरकार कहां है? तो उसी प्रकार वक्फ बोर्ड में सरकार कहीं नहीं। मगर जो आपने शक पैदा किया ना सर रजा साहब, आपने कहा शक रांसू है। जी, तो मैं मानना बताना पड़ेगा चाहता साहब हूं, ये भाजपा शक के की बीमारी प्रवक्ता बहुत को पुरानी है। कितनी आज सफाई से से नहीं। देश सर, के लोगों को पूरी बात हो जाने दीजिए, मानना उसके तो बाद आपको भी सबको समझ पड़ेगा में ना। आएगा। आप अभी वैसे ही बीच में मत जमीन बोलिए हड़प साहब, ली, कह रहे थे दर्शकों कि को। भ्रष्टाचार जहां है। माफियाओं का कब्जा है, अब वो आप जो वक्त रहमानी साहब ने देखते ही कहा, आप पलट मैं गए। सहमत हूं वक्त कि वो देखते खाली पे- होनी चाहिए, ठीक है, गरीबों को मिलनी ठीक है, अब रुक चाहिए। जाइए, अब बीच में क्योंकि बोला वक्त की फैज जमीनें खान साहब, गरीबों के फैज लिए ही खान वक्त की साहब, जाती देखिए, है। बीच से और सड़क जिन्होंने चौड़ाई कब्जा की किया, उनसे बहस खाली हो रही है। करवाइए। मुझे इन लोगों के भी सवाल लेने हैं, यहाँ से भी सवाल लेना है, जल्दी से फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ईद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अंजना जी, आपकी मैं तारीफ इसलिए करूंगा, न तीर निकालो न तलवार निकालो, हो तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो। वफ़ के मैटर पर मीडिया का जो रोल होना चाहिए आपने बखूबी निभाया। मैं दूसरी तारीफ करूंगा सुधांशु जी की, क्योंकि जो काम मुसलमानों को करना और कहना चाहिए था वो ये कह रहे हैं और ये कर रहे हैं, क्योंकि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में यही बात की गई है कि अल्लाह के नाम पे चैरिटी करो, दान दो, सदका जारिया। जो एक बार दान दिया तो लंबे समय तक वो लाभ देते रहे। लेकिन रहमानी साहब ने स्वीकारा कि उसे खुद मुस्लिम माफियाओं ने अपने कब्जे में लिया है। और सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जो मामले अनसेटल्ड हैं उन पर यह कानून लागू होगा। और अमित शाह जी कह चुके हैं ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पहले से जो मस्जिदें बनी हुई हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद भी आप मुसलमानों का और ईद का इतना दुरुपयोग करेंगे, ये कहेंगे कि ईद पर नए कपड़े नहीं पहनो, काली पट्टी नहीं बांधो। जबकि अंजना जी बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने खुद जन्नत से हजरत इमाम हसन और हुसैन के लिए नया कपड़ा भेजा था ईद पर पहनने के लिए। हम अल्लाह की बात माने, ये ओवैसी की बात माने, ये तौकीर रजा की बात माने, जो ईद के खुशी के त्योहार में भी हमें ये कह रहे हैं कि तुम नया कपड़ा नहीं पहनो। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा जी, अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, फैक्ट चेक कीजिए, 2006 से 2010 के बीच में बना है एंटीलिया। उस समय किसकी सरकार थी जी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। क्षमा चाहूंगा, झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो उतना कोई सच बात। बोलने की हिम्मत चलिए, ठीक है, कुछ सवाल नहीं है। है जितना सच हमें तो हम बोल पता ही रहे नहीं हैं, था, आप बोल मंत्र भी जानते हैं, शेरो शायरी भी जानते हैं, गजब ही है।